नमस्कार बच्चों, मैं निरुपमा सिंह। बीए प्रथम वर्ष के लिए आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इस वीडियो में हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझेंगे, परंतु उसके पूर्व हम अन्य सिद्धांतों के विषय में भी संक्षेप में समझते हैं। प्रथम सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसमें राज्य को एक ईश्वरीय संरचना माना जाता है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, जिसका संबंध अपनी प्रजा के साथ में एक पिता और पुत्र के जैसा होता है। अगला है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत राज्य को ईश्वरीय संस्था नहीं मानता है, बल्कि इसे एक मानवीय संस्था मानता है और राज्य के निर्माण में शक्ति के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है और कहता है कि राज्य का निर्माण शक्ति के आधार पर ही हुआ है। कहावत भी है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, अर्थात जिसके पास शक्ति होगी उसी को अधिकार प्राप्त होंगे और वो ही शासन या नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर सकता है। अगला है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक यानी जिसके साक्ष्य हमें इतिहास में प्राप्त होते हैं या इतिहास के माध्यम से हमें जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक सिद्धांत में बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिनका राज्य के निर्माण में सहयोग रहा या जिनका राज्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। जैसे हम एक पायदान से दूसरे पायदान पर चढ़ते हुए पूरी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, वैसे ही ये जो तत्व हैं जिसमें रक्त संबंध है, आर्थिक गतिविधियां हैं, धर्म है और हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक चेतना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है राज्य के निर्माण में, वो ये सारे तत्व हम राज्य के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत में पढ़ते हैं। अब आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसे हमें यहाँ पर समझना है। संविदावादी या समझौतावादी सिद्धांत, इसके मुख्यतः 3 विचारक हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। जिनके विचारों को हमें समझना है, उन्होंने राज्य के निर्माण में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस प्रकार से किया है। यहाँ पर हम यह भी समझेंगे कि इतने सारे सिद्धांत राज्य के उत्पत्ति के तौर पे कैसे बनाए गए। जब मनुष्य को ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता या कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तब वह अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, अर्थात वो बहुत सारी कल्पनाएं करता है, उसके पास तर्क शक्ति है, वो बहुत सारी बातों को सोचता है कि क्या हुआ होगा पास्ट में। तो उन्हीं सोच का नतीजा है कि वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को भी लेके आता है, शक्ति के सिद्धांत को भी लेके आता है और सामाजिक समझौते के भी सिद्धांत को लेके आता है और फिर ऐतिहासिक सिद्धांत भी राज्य की उत्पत्ति का बनता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह मानता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वह समाज में एक समझौते के द्वारा किया गया है। हम प्रथम विचारक तौर पर थॉमस हॉब्स को इसमें देखेंगे। थॉमस हॉब्स, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1588 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1679 में हुई और वे राजतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने 1651 में एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी जिसका नाम था लेवाइथन। लेवाइथन में ही उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत को
बताया था। लेवाइथन का जो अर्थ होता है वह भयानक या विशालकाय जानवर माना जाता है। हॉब्स जिन परिस्थितियों में इंग्लैंड में रहे वो युद्ध काल की परिस्थितियां थी और डर का माहौल था, और वो स्वयं को उस डर की संतान भी कहते थे। और इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव उनके विचारों पर भी पड़ा है। तो उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत को बताते हुए प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वो बहुत ही निराशावादी वर्णन हम उसे कह सकते हैं। परंतु ऐसा हुआ है क्योंकि उन्होंने वो परिस्थितियां देखी थी। प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था है जो राज्य के बनने से पहले की अवस्था थी। उस अवस्था के विषय में हॉब्स ने लिखा, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने दुश्मन की निगाह से देखता था। सभी एक दूसरे को भूखे भेड़िए के समान निगल जाने या खाने के लिए तैयार रहते थे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था। सबको शक्ति की चाह थी, और शक्ति ही केवल एकमात्र सत्य है ऐसा प्रतीत होता था, जिसके आधार पर लोग अपना जीवन सुधार सकते थे। इन परिस्थितियों में मनुष्य का स्वभाव क्या होगा? मनुष्य का स्वभाव, जिसके विषय में हॉब्स ने बताया है कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और बहुत ही आत्म अभिमानी प्राणी था, जो शक्ति से प्यार करता था और उसे पाने के लिए ही तत्पर रहता था। ऐसे में समझौता होना स्वाभाविक हो जाता है। समझौते के जो कारण हैं, हॉब्स ने जो कारण बताए हैं वह है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी चिंतित थे, क्योंकि असुरक्षा का माहौल था, डर का माहौल था। सब लड़ाई झगड़े में मशगूल थे, उसी में संलिप्त थे। किसी के भी जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। कब किसका अहित हो जाए, कब किसका जीवन समाप्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इन परिस्थितियों में सभी को मरने का डर था, और उससे बचने के लिए सामाजिक समझौता किया गया। समझौता जब किया गया तो समझौते में बहुत सारी बातें आई। तो उसमें थी एक बात, शांति बनाए रखना, और दूसरा था शांति बनाए रखेंगे तभी नए समाज का निर्माण होगा। तो इसमें हॉब्स ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने नए समाज के निर्माण के लिए जो समझौता किया उसमें कहा कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने विचार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और उसकी आज्ञाओं को मानें। यानी एक व्यक्ति तो कर ही रहा है, बाकी सब भी करेंगे। और जिस व्यक्ति को अपने शक्ति को समर्पण कर रहे हैं, वह जो भी कहेगा उसकी बात को, उसके आदेशों को और सभी लोग मानेंगे, तभी शांति बनी रहेगी, तभी सभी की सुरक्षा निश्चित हो पाएगी। ऐसा हॉब्स के समझौते में बताया गया। इसके बाद जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया है उसको हम समझते हैं। जॉन लॉक भी इंग्लैंड के निवासी थे, और वो 1632 में पैदा हुए थे,
और 1704 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पुस्तक का नाम है सरकार पे दो समझौते, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। यह 1690 में प्रकाशित हुई थी। लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है और उसके जो मानव का स्वभाव है और प्राकृतिक अवस्था है, वह हॉब्स से बिल्कुल ही विपरीत है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को बड़ी शांति और प्यार की अवस्था बताया है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं मौजूद थीं। मानव स्वभाव की इसी सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था में कोई लड़ाई झगड़ा या संघर्ष नहीं था, केवल सदिच्छा, सहयोग और सुरक्षा थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन भी नहीं थी। वहां पर नियम प्रचलित था। वह नियम था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से यानी सामने वाले से अपने लिए चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे। लॉक ने ऐसा बताया है। प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों का आदर करता था और इन अधिकारों में जो अधिकार प्राप्त थे वह था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जब इतनी अच्छी अवस्था है, उसके बावजूद भी राज्य के निर्माण के विषय में सोचा जा रहा है, तो ये समझने वाली या सोचने वाली बात हो जाती है कि समझौते के कारण क्या रहे होंगे। तो समझौते के कारणों पर बात करते हुए लोग बताते हैं कि इतना सब होते हुए भी कुछ असुविधाएं लोगों को आ रही थी। ये असुविधाएं क्या थी? ये असुविधाएं थी, प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी और इन नियमों को बताने वाला या इनकी व्याख्या करने वाला या इनको समझाने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था मौजूद नहीं थी। तीसरी जो समस्या थी वह थी प्राकृतिक नियमों को मनवाने के लिए कोई संस्था या शक्ति भी नहीं थी। इसी कारण से कुछ लोग उन नियमों को मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। तो कहीं ना कहीं असंतोष का भाव तो प्राकृतिक अवस्था में भी पैदा हो गया था, जो लोग ने बताई थी। अब ये समझौते के कारण हुए, तो समझौता क्या हुआ? हॉब्स का जो समझौता हुआ, उसकी बुक का जो नाम पढ़ते हैं वह है सरकार पर दो समझौते। यानी हम जब ये समझौता पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दो समझौतों के संकेत प्राप्त होते हैं। हॉब्स के समझौते में केवल एक समझौता किया गया था जो प्रजा और राजा के बीच में हुआ था। यहाँ पर दो समझौतों की बात निकल कर आती है। पहला जो समझौता हुआ वह था कि सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक नए समाज की स्थापना करी और इस नए समाज की स्थापना का उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद में जो दूसरा समझौता होता है वह शासक और शासित यानी राजा, जिसे राजा चुना गया, और जो लोग थे यानी जो प्रजा थी, उसके बीच में हुआ।
जिसमें शासित वर्ग ने शासक को कानून बनाने, यानी प्रजा ने, जनता ने राजा को कानून बनाने और उनकी व्याख्या करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार दिया। पर एक प्रतिबंध भी लगाया कि जो कानून वो बनाएंगे और लागू करेंगे और जिनकी व्याख्या करेंगे, वो कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होने चाहिए। प्राकृतिक नियम क्या था? वह था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। साथ ही जो भी कानून बनेंगे वो जनता के हित के लिए ही बनेंगे। यह समझौता उसमें हुआ। और नए राज्य का स्वरूप क्या निकल कर आता है? ऐसे में लॉक के सामाजिक सिद्धांत में शासक और शासित के बीच जो समझौता हुआ, उससे यह बात स्पष्ट है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यानी सरकार बनाना लक्ष्य नहीं था। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार को बनाया गया, यानी सरकार एक रास्ता है, एक साधन है जिस लक्ष्य को हमें पाना है। और वो लक्ष्य क्या है जिसके लिए सरकार बनाई गई? वो लक्ष्य है शांति और व्यवस्था स्थापित करना, जनहित करना, लोक कल्याण करना, जन कल्याण करना। लॉक के इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है, कौन सा उद्देश्य? शांति और व्यवस्था बनाए रखने का उद्देश्य, उसमें असफल हो जाती तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार बनाने का या चुनने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार से लॉक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें सही रूप में और अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित थी। सरकार का अस्तित्व तथा रूप जनता की इच्छा पर ही निर्भर करता था। इसके बाद में जो तीसरे विचारक हैं वह हैं जीन जैक्स रूसो। रूसो का जन्म वैसे तो जिनेवा में हुआ था, परंतु बहुत लंबा समय उन्होंने फ्रांस में काटा था, तो हम इन्हें फ्रांस का ही निवासी कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है सामाजिक समझौता, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका प्रकाशन 1762 में हुआ। रूसो खुद एक खाना बदोश जीवन अ, जीने वाले व्यक्ति थे। वो कभी एक जगह स्वयं नहीं रुके थे और वो जितना भी वैज्ञानिक प्रगति है वो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते थे। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है अर्थात जब मनुष्य पैदा होता है तो वो निश्चल होता है, वो बहुत ही कोमल मन का होता है, निर्मल मन का होता है। उसे किसी भी षड्यंत्र या किसी भी अहित की जानकारी उसे नहीं होती है। उसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका जीवन आगे बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसे बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में आती है। शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो शिक्षा लेता है, वो नौकरी करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच सकते हैं वो बहुत सारी। तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं वो ये जंजीरें हैं, ये उसको जो उसका जो स्वतंत्र स्वभाव है उसको रोक के रखती हैं ये सारी चीज़ें, ऐसा रूसो कहता है। और आगे वो कहता है कि
मनुष्य मौलिक रूप से तो अच्छा है, यानी जब वो पैदा होता है उसका मन तो बहुत अच्छा है। बात करें तो आंतरिक रूप में वो बहुत अच्छा है, परंतु बहुत सारी सामाजिक जो उसमें बुराइयां आई है समाज को बनाने के बाद में और उसमें अपना स्थान बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं जो उसकी जो मानवीय अच्छाई है उसको बनाए रखने में बाधक होती है। तो इन दोनों बातों के बाद में वो अ, अ, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के लिए नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग करता है, आदर्श बर्बर शब्द का यूज करता है, यानी बहुत अच्छा है और बहुत खतरनाक भी है। कब है? प्राकृतिक अवस्था में। उसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अ, उसे उसका खाना मिल जाता है, अच्छा पानी मिल जाता है, उसके लिए अच्छा है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है, वो अच्छा। उसे दूसरों से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जब तक कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। यदि कोई उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में काट करता है, उन्हें परेशान करता है, तब वह खतरनाक भी हो जाता है। वो तब कोमल से कहीं ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। ऐसे में उसके लिए वह आदर्श बाबा शब्द का प्रयोग करता है। आगे वह कहता है कि ये आदर्श बब्बर अपने आप में इतना संतुष्ट था कि न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी न किसी का हित करने की उसकी इच्छा थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की तरह सादगी और सुख का जीवन बिताता है और इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और समानता साथ ही पवित्र और कपट रहित जीवन की अवस्था थी। पर इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का बिल्कुल अभाव था। ऐसे में समझौता राज्य को बनाने के लिए क्यों होता है, यहाँ पर समझना है। ये रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था हम समझते हैं कि वह आदर्श अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बदलता बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारे कारण पैदा हुए जिससे जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें कुछ गड़बड़ियाँ या कुछ प्रदूषण हुआ। जैसे कृषि का आविष्कार हुआ। इंसान पहले शिकार करता था, शिकार करने के लिए इधर उधर जाता था, फिर उसने पशुपालन शुरू कर दिया अपने सहयोग के लिए। पशुपालन के साथ ही उसने खेती करना भी शुरू किया और जब खेती की शुरुआत होती है तो रूसो के अनुसार वो व्यक्ति जो एक घेरा बना के कहता है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, इस पे तुम मेरी इजाज़त के बिना नहीं आ सकते हो, उस समय से वह राज्य की शुरुआत मानता है। तो इस बात से कृषि का जब विकास हुआ तो तेरे मेरे की भावना पैदा हुई और जब तेरे मेरे की भावना पैदा होती है तो स्वार्थ का भाव भी होने लगता है। जब ये भाव ज़्यादा बढ़ जाता है तब लड़ाइयाँ भी होती हैं। ऐसे में सभी लोग भूमि पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे। तो जो प्राकृतिक अवस्था की जो शांति थी वह खत्म हो गई, नष्ट हो गई। समाज लगभग वैसा ही हुआ जैसे हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में बताया है। स्वार्थी स्वार्थमय समाज पूरा हो गया। रूसो संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी मानता है। प्राकृतिक दशा का आदर्श रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण पैदा हो गया। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए ही इन ये परिस्थितियाँ वो हैं जो मन को झंझोर देती हैं। अपने जो मित्र हैं, अपने जो प्रियजन, जब हम उनको खोते हैं
तो इंसान टूट सा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ही और ऐसे वातावरण को अंत करने के लिए व्यक्तियों ने मिलकर एक दूसरे के साथ में नए समाज को बनाने के लिए समझौता किया। वह समझौता क्या था? यह समझौता था कि इन असहनीय जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, असहनीय जो स्थिति पैदा हो गई थी, इन सबसे छुटकारा पाना है तो हमें अपने सारे अधिकारों को समर्पण करना होगा। पर यह अधिकार हम किसको दें? यह अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए को नहीं देने हैं। रूसो ने कहा है यह अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं देने हैं, बल्कि संपूर्ण समाज को देने हैं। इनका समर्पण संपूर्ण समाज के लिए करना है। जब यह समझौता हुआ तो इसके फलस्वरूप संपूर्ण समाज में एक सामान्य इच्छा पैदा होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए काम करते हैं। रूसो ने इस समझौते के संबंध में कहा, जो रूसो के ही शब्द हैं, प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक दूसरे के रूप में व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यह हुआ रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौते के कारण और जो समझौता किया गया। यहाँ पर जो बात निकल के आई है वो सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा तो हम मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं, वो इच्छा जो सभी की हो। अगर सभी की भी ना हो तो अधिकतर की भी हो, परंतु एक व्यक्ति की भी यदि है तो वह पूरे समाज का हित करने वाली होगी, वह पूरे समाज का लाभ करने वाली होगी, किसी एक कम या ज़्यादा का हित या लाभ नहीं करेगी, पूरे समाज का ही लाभ करेगी। तो यह तो हुआ हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा दिए हुए सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब हम इस सामाजिक समझौते की जो आलोचनाएं की जाती हैं उन्हें समझते हैं। हुकर, मिल्टन, ग्रोसियस, वुल्फ, कांट, ब्लैकस्टोन और स्पिनोजा जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है, परंतु इसके बावजूद बहुत सारी आलोचनाएं भी इसकी आती हैं। इसकी आलोचना करने वालों में ब्लंटसलीन ने इस सिद्धांत को अत्यधिक भयंकर, ग्रीन ने कपोल कल्पना और वुल्जेल ने सरासर झूठा सिद्धांत बताया है। हम इसके आलोचनाओं के आधार देखें तो प्रथम आधार है ऐतिहासिक आधार। इस आधार की बात हम शुरुआत में भी कर चुके कि ऐतिहासिक आधार पर जब मनुष्य को कुछ बातें नहीं मिली, देखने को नहीं मिला, कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी कल्पनाएं करी। तो पहला जो इसकी आलोचना आ जाती है तो वही है कि यह जो समझौता है वो अनैतिहासिक है, यानी इतिहास में इसके लिए कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है कि कहीं पर भी ऐसा समझौता हुआ हो। हाँ, कुछ एकाध उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक मैफ्लावर जहाज का उदाहरण मिलता है, लेकिन वो केवल जहाज पे किया हुआ समझौता था, समाज पर लागू नहीं हो सकता। पूरे समाज ने ये समझौता कब किया, इसका कोई भी उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है।
दूसरा जो ऐतिहासिक आधार पर आलोचना की जाती है वह है प्राकृतिक अवस्था की धारणा के आधार पर इसकी आलोचना हुई है। यह कहीं पर भी साक्ष्य नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं मिला है कि प्राकृतिक अवस्था जैसी भी कोई अवस्था रही हो, क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत दो प्रकार की अवस्थाएं बताता है, एक प्राकृतिक अवस्था, दूसरी सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था वह है जिसमें राज्य बन गया था और प्राकृतिक अवस्था वह है जिसमें राज्य का अस्तित्व नहीं था। तीसरा जो आलोचना है वह है राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। राज्य एक मानवीय संस्था है और उसका जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, बहुत लंबे समय में हुआ है। और किसी चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या बनाना है, लेकिन जब विकास होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है, फिर उसमें नई बातें जोड़ी जाती हैं, धीरे धीरे फिर उसमें भी कुछ कमियां आती हैं, फिर उनमें सुधार किया जाता है। तो हम जब राज्य का जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें ऐतिहासिक तौर पर यही प्रमाण मिलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हटाई गई हैं और धीरे 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 वर्तमान स्वरूप में राज्य आया है और आज भी इसका विकास हो रहा है। दार्शनिक आधार पर इसकी आलोचनाएं हैं। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है बल्कि अनिवार्य होती है। वर्तमान समय में हमें एक नागरिक के तौर पे किसी भी राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य है, बल्कि हम ये कहें कि हम किसी राज्य के सदस्य के तौर पर ही जन्म लेते हैं। व्यक्ति उसी प्रकार राज्य के सदस्य होते हैं जिस प्रकार परिवार के। यदि राज्य एक क्लब या व्यापारिक संस्था की तरह स्वेच्छा से बनाया हुआ संगठन होता तो व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती कि जब उसका मन है वह इसमें शामिल हो जाए और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वह उससे अलग हो जाए। परंतु राज्य के साथ में यह बात नहीं चल सकती है। दूसरी दार्शनिक आधार पर जो आलोचना की जाती है वह है राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या। संतान और माता पिता के बीच जो संबंध होता है वहाँ पर कोई समझौता काम नहीं करता है। इसी प्रकार की बात हम राज्य और नागरिकों के बीच में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते में व्यक्ति और राज्य के संबंधों की व्याख्या सही नहीं मिलती है। तीसरा है राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है बल्कि मानवीय स्वभाव पर आधारित प्राकृतिक संस्था है। राज्य मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इसीलिए यह एक प्राकृतिक संस्था बन जाती है, क्योंकि मनुष्य स्वयं की जो आदतें हैं, उसकी जो बातें हैं, उसका जो स्वभाव है, उन्हीं की पूर्ति के लिए राज्य का विस्तार किया गया है।
अगला जो पॉइंट आता है या आलोचना है वह है प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व नहीं था, हो सकता। लोग ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी अवस्था थी, उसमें नियम भी थे, परंतु जब हम म- पूर्व सामाजिक या प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं तो वहाँ नियम की कल्पना नहीं कर पाते हैं कि वहाँ जब कोई सोच नहीं है, समझ नहीं है उस समय, तो नियम कैसे वहाँ पर हो सकते, क्योंकि नियम परिवार में हो सकते, किसी संस्था में हो सकते हैं, या फिर राज्य में तो होते ही हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जो अगली आलोचना है वह है राज्य व्यक्ति को हम यूं कहें कि अ, राज्य विद्रोह का पोषक हो जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के संघर्ष या उसके व्यक्तिगत जो मानसिकता बनी है उसमें जो गड़बड़ हुई है उसका परिणाम है। अराजकता को बढ़ावा देता है, क्रांति को बढ़ावा देने की, व्यक्ति के जो मन की बात है उसके आधार पर बढ़ावा देने के कारण राज्य बना, जिससे संघर्ष की अवस्था पैदा होती है और नागरिकों का जो एक व्यवस्थित जीवन है वो खत्म सा हो जाता है। इस संबंध में ब्लंटसली ने कहा है सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत भयानक है, क्योंकि यह राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताता है। अंत में हम इसके तार्किक आधार पर की गई आलोचनाएं पर आते हैं। तार्किक आधार पर सामाजिक सिद्धांत तो पूरी तरह से अतार्किक ही साबित होता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जो व्यक्ति राज्य संस्था से बिल्कुल ही अपरिचित हैं, वह कैसे अचानक अपने प्राकृतिक अवस्था का अंत कर देते हैं और उनमें इतनी राजनीतिक चेतना आ जाती है कि वह राज्य का निर्माण कर लेते हैं। तो यह किसी भी तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए यह एक अतार्किक संस्था है। अगला जो इसकी आलोचना है वह है वैधानिक आधार पर, यानी विधीय कानून के आधार पर। इसमें पहली जो आलोचना की जाती है वह है प्राकृतिक अवस्था में समझौता की संभावना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी भी समझौते को वैध रूप तो तभी प्राप्त होगा जब राज्य उसे स्वीकृति देगा, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में तो राज्य का अस्तित्व था ही नहीं ना। और दूसरी जो आलोचना है वह है प्राकृतिक अवस्था में किया गया समझौता किस प्रकार से वर्तमान समय में लागू हो सकता है, क्योंकि उस समझौते को करने वाले लोग तो कोई और थे। कितने लंबे समय तक ये समझौता लागू होगा, जो आज भी लागू माना जाएगा। यह जो वर्तमान जो कानून है उस दृष्टिकोण से पूर्णतः अमान्य बात है। अब हम देखेंगे सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व क्या है। हमने इसकी आलोचना देखी, हमने ये समझा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। अब हम इसका महत्व समझेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की शक्ति में विश्वास करने वाला सिद्धांत है। इसने दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। दैवीय सिद्धांत राज्य को ईश्वर की कृति या ईश्वर की रचना बताता है, जिसमें राजा को प्रतिनिधि माना गया है ईश्वर का, और
अगर हम देखें, हम ईश्वर क्या है, इस अवधारणा को हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, और उसके आधार पे किसी सिद्धांत को मान लेना बहुत बड़ी बात है, जिसकी जिसको कि मानवीय विवेक या तर्क बिल्कुल भी नहीं मानता है। दूसरा जो महत्व है वह है कि सामाजिक सिद्धांत के द्वारा यह बात सभी के द्वारा मानी गई कि राज्य का आधार जन सहमति होनी चाहिए। शासक मनमानी नहीं कर सकते हैं। लॉक है, रूसो है, इन लोगों ने इसी बात पर जोर दिया कि जो राज्य है और राज्य में जो शासन चला रहे, जो शासक वर्ग है या जो राजा है, वो अपनी मनमानी ना करें, वो आदेश दें, शासन करें, परंतु वो जो भी काम करेंगे वो जनता के हित में करेंगे, जनता के कल्याण के लिए करेंगे। यह बात सामाजिक समझौते सिद्धांत ने स्पष्ट करी और स्थापित करी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात सामाजिक समझौते सिद्धांत ने बताई वह थी संप्रभुता संबंधी विचारों के विकास में। जॉन ऑस्टिन ने हॉब्स के विचारों के आधार पर ही वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा प्रदान करी और रूसो ने सामान्य इच्छा संबंधी विचारों से लोकप्रिय संप्रभुता की बात को स्थापित किया था। इस प्रकार से सामाजिक समझौते ने राजनीतिक विचारधारा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और लॉक तथा रूसो की विचारधारा ने कुछ देशों के राजनीतिक जो घटनाएं ही उन पर तो बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला है। अगर हम देशों के इतिहास को देखें, देशों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें, तो इसमें हम सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वर्तमान समय में भी। तो ये तो हुआ सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो।